नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं इकोनॉमिकम। बीते हफ्ते मनी 9 के मोबाइल ऐप पर इकोनॉमिकम में आपने देखी सत्ते की कहानी। जी हां, जहां हमें पता चला कि जब तक 7% महंगाई और 7% का कर्ज का कांटा हमारे पैर से नहीं निकलता, तब तक हम 7% की रफ्तार से दौड़ नहीं सकते। यानी कि हमारी जो आर्थिक विकास दर है, जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है, वो 7% नहीं हो सकती। इस 7 के लिए उन 2 7 का नीचे जाना जरूरी है। इस शो में मनी 9 के एप्लीकेशन पर बेहतरीन रिस्पांस मिला आप लोगों का, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। इस हफ्ते अर्थात की नई किस्त लेकर मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी मेरे साथ जुड़ गए हैं स्टूडियो में। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से इस हफ्ते के अर्थात पर चर्चा शुरू करूं उससे पहले आपको बता दूं कि आज के शो में खास क्या है। तो सबसे पहले होंगे अर्थात, उसके बाद आपके सवाल जवाब, उसके बाद बात होगी इनकम की, किस्तों के सिक्के से पर्दा उठेगा और चलते चलते आज पता चलेगी एक बढ़िया सी वेब सीरीज जो आप इस हफ्ते देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का इकोनॉमिकम। रूस यूक्रेन युद्ध में विजेता कौन होगा? आपको इस सवाल का जवाब पता है? शायद नहीं। इसका सटीक अनुमान लगाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन इस युद्ध के कुछ फलेत या कहिए कि कुछ नतीजे ऐसे हैं जो हमारे सामने आ चुके हैं और तय हैं, जिनका सामना दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं अब कर रही हैं। इन्हीं नतीजों पर केंद्रित है हमारा आज का इकोनॉमिकम। तो चलिए सबसे पहले इस रिपोर्ट कार्ड को आसानी से आप समझ सकें, इसलिए अंशुमान जी बात शुरू कर रहे हैं कर्नाटक के वेणुगोपाल से। सर, कौन है ये आपकी ताजा कहानी के नायक वेणुगोपाल? ताज़ा कहानी के नायक कर्नाटक के वेणुगोपाल हैं, जो कोविड से पहले टैक्सी चलाते थे, फिर उसके बाद कोविड के दौरान इनको अपनी टैक्सी बेचनी शुरू कर दी। वेणुगोपाल ये नहीं समझ पा रहे कि पूरी दुनिया पर नाभिकीय युद्ध का, न्यूक्लियर युद्ध का खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है। जब अमेरिका में व्हाइट हाउस, अमेरिका के राष्ट्रपति ये कहते हैं कि क्यूबा के मिसाइल संकट के बाद ये सबसे भयानक स्थिति है, तो हमें नहीं समझ पाते, क्योंकि युद्ध हमारे भीतर एक किस्म का रोमांच पैदा करते हैं, किस्म का उन्मादी रोमांच पैदा करते हैं। पर वेणुगोपाल की कहानी जब आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि युद्ध दरअसल करते क्या है, और पिछले 6 महीनों में दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के साथ, हमारी और आपकी जेब के साथ इस युद्ध ने क्या किया है। वेणुगोपाल ने कोविड के टीकों की 3 खुराक पचाई। उसके बाद जब बाजार खुला तो उन्हें काम की वापसी की उम्मीद दिखाई दी। उन्होंने अपनी टैक्सी बेच दी थी, औने पौने दामों पर कर चुका दिया था किसी तरह से। दोबारा उन्होंने एक नई सीएनजी की टैक्सी की बुकिंग करा दी, टैक्सी खरीदने का एडवांस कर दिया, जिसको वो बचा कर रखे हुए थे पूरे कोविड के लॉकडाउन के दौरान। फरवरी में बुकिंग हुई, कार उन्हें मार्च अप्रैल तक मिल जानी थी। कंपनी ने कहा कि पुर्जों की कमी है, अभी कंपोनेंट्स नहीं आ रहे हैं, सप्लाई चेन टूटी हुई है। उन्हें कार मिलनी थी मार्च के एंड में, अप्रैल में कार मिल पाई मई के एंड में जाकर, मार्च की बुकिंग के बाद। लेकिन इसी बीच में वेणुगोपाल के भविष्य के सपने या उनकी कार या उनकी टैक्सी सर्विस को, जिसे वो वापस लाने की कोशिश कर रहे थे, पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे थे, उनके ऊपर गिर पड़ा रूसी सेना के बम। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वेणुगोपाल की सारी उम्मीदों पर बमबारी कर दी। बमबारी यूक्रेन पर हुई, लेकिन गैस में आग लग गई। सीएनजी की कीमत बढ़ते बढ़ते डीजल के बराबर हो गई। भारत के बाजार में गैस की कीमतें बढ़ी, भारत में पूरा का पूरा ईंधन का बाजार गर्मा गया। अब वेणुगोपाल ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस नई कार का कर्ज कैसे चुकाएंगे वो, क्योंकि टैक्सी का किराया बढ़ने के बाद, डीजल की कीमत के बराबर सीएनजी होने के बाद उनके धंधे की या उन्हें भविष्य में कमाने की कोई भी उम्मीद खत्म हो गई है। और ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने सीएनजी की कारें या सीएनजी में निवेश किया था या सीएनजी की कारें खरीदी थी इस उम्मीद से कि शायद उन्हें बेहतर बचत का मौका मिलेगा बाकी ईंधनों की तुलना में। ये एक उदाहरण है। अगर लंबी महामारी की मार के बाद भारत का त्यौहार महंगाई की मार से तप रहा है और भारत के बाजारों से जिस तरीके के संकेत, चाहे वो ग्रामीण बाजारों से हो, शहरी बाजारों से त्योहारों की मांग को लेकर आ रहे हैं, तो इसकी बड़ी जिम्मेदारी आप बेखटके रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर डाल सकते हैं। उन्होंने पूरी बीमार दुनिया पर, जिसमें दुनिया के कोई भी देश ऐसे नहीं थे जहां मौतें नहीं हुई थी, उन्होंने बीमार दुनिया पे एक युद्धजन्य आपदा थोप दी, युद्ध से निकली हुई आपदा थोप दी। अब वो चड्ढा जी की स्टील फैक्ट्री हो, अग्रवाल जी की बाइक डीलरशिप हो, यासीन की पैकेजिंग फैक्ट्री हो, ये सब उसी तरह से ध्वस्त हैं जैसे कि यूक्रेन दिखाई दे रहा है। यूक्रेन का ध्वस्त, यूक्रेन की बर्बादी बारूद से हुई है और इनकी बर्बादी उस आर्थिक संकट से हुई है जो उस युद्ध के बाद निकला है। आप इन सबको युद्ध ले डूबा है, या कहें कि दो टूक कहें कि राष्ट्रपति पुतिन का जो युद्ध का शौक था वो ले डूबा है।
अर्नेस्ट हेमिंग्वे मशहूर लेखक थे, जिनके उपन्यास बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। उन्होंने पहले विश्व युद्ध में एम्बुलेंस के ड्राइवर का काम किया था। वो मरीजों को एक दूसरी जगह ले जाते थे। हेमिंग्वे ने अपने शरीर पर भी युद्ध झेला था और अपने मन पर भी युद्ध झेला था, इसलिए उनका पूरा लेखन युद्धों की क्रिमिनलिटी है, युद्धों की आपराधिकता का विस्तृत बखान है। और हेमिंग्वे हमेशा कहते थे कि युद्ध हमेशा एक जघन्य अपराध रहेगा, युद्ध को हमेशा एक अपराध मानिए, चाहे इसे कितना भी जरूरी क्यों ना बताया जाए, चाहे इसके पक्ष में कितने भी तर्क ना दिए जाए। अब कर्नाटक के वेणुगोपाल से लेकर अफ्रीका में खाने की कमी से परेशान लोगों को ले लीजिए, श्रीलंका की तबाही ले लीजिए, बांग्लादेश में दिन भर चलने वाली बिजली की कटौती और बंद फैक्ट्रियों को ले लीजिए, जापान में टूटते येन से उद्योगों की उम्मीद टूटना ले लीजिए, या भारत में ढहती विकास दर ले लीजिए जो भारत को मंदी की तरफ धकेल रही है। ये सब जहाँ से निकला है वो रूस और यूक्रेन का युद्ध है, या रूस की तरफ से यूक्रेन पर शुरू किया गया युद्ध है। अब दुनिया में के पास वो आंकड़े, वो तथ्य उपलब्ध हैं जो हमें बता रहे हैं कि दशकों बाद दुनिया ने इस तरीके का युद्ध देखा और उस युद्ध की विभीषिका आर्थिक रूप से कितनी गहरी है। बिल्कुल, तो अंशुमान जी ने ये पिच तैयार कर दी, ये बता दिया कि देखिए आप श्रीलंका को लीजिए, चाहे आप बांग्लादेश को लीजिए, अफ्रीका को लीजिए या भारत को लीजिए, युद्ध धूप की तरह है, धूप जैसे सब पे बराबर पड़ रही है। तो कोई बारूद से परेशान है, लेकिन कोई उसके बाद जो विभीषिका है, जो उसके बाद उसके असर हैं, साइड इफेक्ट हैं, उनसे परेशान है। सर, अब ठोस आंकड़ों की बात करते हैं। अगर ठोस आंकड़ों में ये समझना चाहे कि इस युद्ध से कितना नुकसान हुआ, तो क्या ताजे आंकड़े हमारे पास टेबल पर हैं? हाँ, और यही आंकड़े हमें समझने में, अर्नेस्ट हेमिंग्वे की बात को समझने में मदद करते हैं। ये जो जंगबाजी चल रही है और हम इसे रोज इसमें बम गिरते हैं और उनके दृश्य देखते हैं, और भारत में भी और दुनिया में भी बहुत सारे लोग युद्धों के पक्ष में खड़े होकर युद्धों की वकालत करते हैं। उन्हें ये जानना ज़रूरी है कि नुकसान का ठोस आकलन या ठोस आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं और उनके लिए समझना ज़रूरी है। ये तय मानिए कि अगर युद्ध ना होता तो शायद मंदी नहीं आती, और अगर आती भी तो महंगाई इतनी व्यापक और इतनी मारक नहीं होती जितनी हमें अभी दिखाई दे रही है। पहली बार पिछले 50 साल के इतिहास में युद्ध से निकली महंगाई से पूरी दुनिया त्राहिमाम कर रही है। चाहे आप अफ्रीका के किसी कोने में चले जाइए, मेडागास्कर में चले जाइए, या जापान में चले जाइए, या अमेरिका के किसी मार्केट में चले जाइए, लंदन के किसी स्ट्रीट में चले जाइए, पूरी दुनिया एक साथ, पूरी दुनिया ने महंगाई के पिछले भी दौर देखे, पर वो दौर एक महाद्वीपों में, कुछ देशों में, कुछ जगह सीमित थे। पहली बार इतनी व्यापक और इतनी अंतर्राष्ट्रीय, इतनी ग्लोबल यूनिवर्सल महंगाई जो कि ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक फैली है, हमने पहली बार युद्ध के कारण देखी। पहली बार इतिहास में भूमंडल पर हर देश में कर्ज महंगा हो रहा है। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं, हम लोग अपने एक इकोनॉमिकम में पिछली बार इस पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं और हम आपको बता चुके हैं कि दुनिया के हर महाद्वीप में अलग अलग जो प्रमुख अर्थव्यवस्था है, सब जगह कर्ज महंगा हो रहा है। मंदी की मुनादी हो चुकी है, जिन अब दुनिया के कम से कम किसी देशों को और अर्थविदों को इस बात की कोई मुगालता नहीं है। वर्ल्ड बैंक, IMF, अंकटाड, WTO, OECD, दुनिया की जिस एजेंसी से कहिए वो उन्होंने आधिकारिक रूप से भारत से दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के मंदी में जाने की घोषणा कर दी है। कुछ अर्थव्यवस्थाएं मंदी में खिसक चुकी हैं, कुछ मंदी के किनारे बैठी हुई हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण बात शुभम ये कि पहली ऐसी मंदी होगी जिसमें इथोपिया भी तबाह हो रहा है और ऑस्ट्रेलिया भी। आमतौर पर मंदियां उन देशों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं जहां बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, पर इस बार हमने देखा कि वो जो गरीब अर्थव्यवस्थाएं जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, वो भी उतनी ही तबाह हो रही हैं जितनी जिन अर्थव्यवस्थाओं के पास खोने के लिए है, जैसे कि अमेरिका, यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं। अब युद्ध के नुकसान को आंकड़ों में बांधना जरूरी ताकि हमें समझ में आए, और उन सारे लोगों को ये समझ में आए जिनको लगता है कि युद्ध हैं या पुतिन के बम बारूद जायज़ हैं, इस पर बहस चल रही है। विश्व बैंक ने कहा है कि इस युद्ध से दुनिया की इनकम में 0.7% की कमी आएगी। पूरी दुनिया की इनकम में 1% से लगभग कुछ कम 0.7% की कमी आएगी। दरअसल विश्व बैंक ने भी हाल में रूस और यूक्रेन की जंग के आर्थिक नुकसानों पर एक बड़ा अध्ययन किया है, काफ़ी डेटा जुटाया है, और उसके आधार पर उसने बताया है कि जो मध्यम और निम्न आय वाले देश हैं, भारत जैसे देश हैं, उनकी राष्ट्रीय आय में 1% से ज़्यादा कमी होगी। अब ये बात जो लोग भारत में पिछले 1 महीने, 2 महीने या 4 महीने से कह रहे थे कि नहीं युद्ध से तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हम आंकड़ों के साथ अभी देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर, अब यह चार्ट आपके सामने है, कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर उन अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है जिन पर इस युद्ध का सबसे भयानक असर पड़ रहा है।
और इसमें चाइना भी शामिल है, इसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल है, इसमें हम आगे डिटेल में भी बताएंगे। इस चार्ट को हम दोबारा वापस लौट के आएंगे। हाई इनकम कंट्रीज से ज़्यादा लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज पर असर पड़ रहा है, जबकि अमीर देशों की आय में 0.6% के आसपास की कमी दिख रही है इस चार्ट के हिसाब से। लेकिन हो सकता है कि ये परसेंटेज का आंकड़ा आपको छोटा दिखता हो। 1% क्या होता है, 0.6% क्या होता है, हो सकता है इस आंकड़े से ये छोटा आंकड़ा आपको दिखाई देता। तो हम और थोड़ा ठोस आंकड़ा पकड़ते हैं और थोड़ी ठोस जानकारी समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी ताज़ी रिपोर्ट में कहा है कि ये जो युद्ध से निकली मंदी है, ये 2026 तक दुनिया में $4 ट्रिलियन का लॉस करेगी। यानी जर्मनी की पूरी अर्थव्यवस्था का जितना आकार है उतना नुकसान पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को। भारत की 1.5 एक बार पूरा देश, एक बार आधा देश। एक आधा देश। भारत की अगर आप जर्मनी की अर्थव्यवस्था के हिसाब से देखें, एक और आंकड़ा समझें तो हमें समझ में आएगा कि युद्ध कितना घातक और कितना महंगा पड़ रहा है दुनिया को। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद आईएमएफ के दरवाजे पर कटोरा लेकर 16 देश पहुंच चुके हैं। 16 देशों को सिर्फ युद्ध के बाद, युद्ध शुरू होने के बाद आईएमएफ की तरफ से मदद मिल चुकी है। $90 अरब का बेल आउट आईएमएफ इन देशों को दे चुका है। हमें पता है कि आईएमएफ जब भी आईएमएफ दुनिया का संकट मोचक है। जब किसी देश की करेंसी डूब जाती है, सॉवरेन डिफॉल्ट होने लगते हैं, वो बिल्कुल गर्त में चला जाता है, तब आईएमएफ मदद के लिए आगे आता है। हमने श्रीलंका की पूरी परिस्थिति अपने सामने देखी है। महामारी से पहले 93 देशों को आईएमएफ ने करीब $253 अरब अलग से दिए थे। यानी महामारी से पहले एक स्पेशल विंडो और खोली थी आईएमएफ ने, जिन देशों की अर्थव्यवस्थाएं लॉकडाउन के कारण और कोविड के कारण प्रभावित हुई थी। भारत भी अब उसी नाव में सवार है जिसके नीचे पुतिन ने बम बांध दिया है। उस नाव के अलग अलग हिस्से अलग अलग समय गिरते हैं। जब भी यूक्रेन पर एक बार के किसी हिस्से पर बम गिरता और हमें टीवी पर उसकी आग दिखाई देती है, तो दुनिया की किसी अर्थव्यवस्था में किसी जगह उसका धमाका सुनाई पड़ता है। इस समय दुनिया की अर्थव्यवस्था में इस युद्ध के बाद, क्योंकि हम महामारी से निकलकर बाहर निकले थे, यानी एक दो टूटी फूटी ध्वस्त दुनिया थी, उसका उत्साह, उसकी जिजीविषा की एक बड़ी परीक्षा हो चुकी थी। उसके बाद जब वो बाहर निकली तो उसे बाहर उसका इंतजार एक युद्ध, महंगाई और मंदी कर रही थी। इस समय इस पूरा जो तूफान है, जिस तूफान में सारे लोग जिस नाव में सवार हैं और जिसके नीचे बम बंधा हुआ है उसमें तीन बड़े साइक्लोन दिख रहे हैं हमें बनते हुए इस समय। 3 बड़े चक्रवात हैं दुनिया में, जिन चक्रवातों के जो सिर्फ और सिर्फ इस युद्ध से निकले हैं। भारत और दुनिया के संदर्भ में, भारत का संदर्भ हम बार बार इसमें लेंगे, भारत और दुनिया के संदर्भ में हम देखते हैं कि दुनिया के बाजार से युद्ध की मोर्चे से आने वाली आर्थिक मौसम का हाल क्या है, और हम देखते हैं कि एक एक चक्रवात क्या क्या कर रहा है। बिल्कुल, मतलब आप शब्दशः अगर मैं पढ़ूँ तो अंशुमान जी ने लिखा है कि भारत उसी नाव में सवार है जिसके नीचे पुतिन ने महंगाई का बम बांध दिया है, महंगाई और मंदी का बम बांध दिया है। और दुनिया इस टूटी नाव के पटरे पकड़कर जिस संकट के समुद्र से पार होने की कोशिश कर रही है, उसमें 3 बड़े चक्रवात आने वाले हैं। मतलब जिस नाव में हम बैठे हैं वो नीचे बम बंधा है और इसके पटरे पकड़ के अब दुनिया जहां निकल रही है वहां 3 तूफान आगे खड़े हैं। पहला तूफान, अंशुमान जी से समझें, आपने कहा है सर कि संकट के इस तूफान में जो पहला तूफान है वो है विदेशी मुद्रा भंडार। दुनिया भर के विदेशी मुद्रा भंडार छीज रहे हैं, ये हमको पता है। कितना भयानक है ये पहला चक्रवात? अब आप घटनाक्रम को करीब से देखिए, क्योंकि हमें हमेशा जब भी हम युद्धों पर चर्चा करते हैं तो हमें सैन्य क्षमताओं की चर्चाएं बताई जाती हैं। हमें बताया जाता है किसके पास कितने जेट हैं, किसके पास कितने टैंक हैं, किसके पास कितनी आर्थिक क्षमता है, डिफेंस की कैपेसिटी कितनी है। आमतौर पर हमें इसे दूसरी तरफ से देखना चाहिए। और क्या हुआ दुनिया की अर्थव्यवस्था में, क्यों आज दुनिया के देश बगैर चाहे, बगैर किसी वजह के अधिकांश दुनिया रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और अधिकांश दुनिया संकट में क्यों फंस गई। इस साल जनवरी में डॉलर इंडेक्स 96 पर था, सब कुछ ठीक ठाक था, 100 से नीचे था। डॉलर इंडेक्स 100 से नीचे मतलब दुनिया में सब कुछ ठीक ठाक है। दुनिया की करेंसीज अपनी अपनी ताकत कमजोरी के आधार पर, अपनी अपनी सरकारों की नीतियों के आधार पर काम कर रही थी। दुनिया ने महामारी के पार अपनी नई जिंदगी शुरू की थी, लॉकडाउन खुलने लगे थे, काम होना शुरू हुआ था। फरवरी में रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। उस समय तक डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे 96 पर मौजूद था। डॉलर इंडेक्स का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं कि इकोनॉमिकम के दर्शक डॉलर इंडेक्स के बारे में एक पूरा एपिसोड इससे पहले देख चुके हैं, तो शायद आपको ये पता होगा कि डॉलर इंडेक्स की भूमिका क्या है दुनिया के इस मौजूदा संकट में। आप मनी9 के ऐप पर हमारे इकोनॉमिकम की टाइमलाइन में उस एपिसोड को दोबारा देख सकते हैं। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, महंगाई बढ़ना शुरू हो चुकी थी, महंगाई में और ज़्यादा घी पड़ा। उस समय कच्चे तेल की कीमतें फरवरी मार्च के समय में आप रिकॉर्ड लेवल पर थी। कमोडिटीज़ का एक सुपर साइकिल शुरू हुआ और महंगाई अगर धीमे धीमे चल रही थी तो उसमें एकदम ताकत आ गई। और उस ताकत के कारण अमेरिका के केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरें बढ़ाने का सबसे तेज अभियान शुरू कर दिया। ब्याज दरें बढ़ना शुरू हुई। अप्रैल आते आते डॉलर इंडेक्स ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया।
जनवरी में 96, फरवरी में हमला, मार्च से महंगाई, ब्याज दरों में बढ़ोतरी, अप्रैल तक डॉलर इंडेक्स ने 100 से ऊपर का आंकड़ा पार कर लिया। 115 की ऊंचाई तक जा चुका है, अभी भी 113 114 के आसपास है। इसी के साथ जैसे ही शुरू हुआ, रूस पर प्रतिबंध आए, दुनिया के देशों ने डॉलर जुटाने शुरू कर दिए, डॉलर की मांग शुरू हो गई। वो डॉलर की मांग अपने लिए क्योंकि आयात महंगा होने लगा था, तो अगर कोई $100 से कोई चीज़ आ रही थी तो $150 की आने लगी, तो डॉलर की डिमांड बढ़ी। तो डॉलर की डिमांड बढ़ने के कारण डॉलर इंडेक्स और ऊंचा होता चला गया। इसके अलावा पुतिन के इस फैसले से पूरी दुनिया के बाजारों में जबरदस्त अफरा तफरी मची। डॉलर इंडेक्स का चार्ट आप इसी पिछले साल का नवंबर 2021 से लेकर और अभी तक के डॉलर इंडेक्स का चार्ट देखिए तो आपको दिखाई देगा कि जिस दिन से पुतिन हमला करना शुरू करते हैं उसी दिन से डॉलर की मजबूती बढ़ती चली जाती है। और आज दुनिया में अगर श्रीलंका डूब रहा है या बांग्लादेश की करेंसी संकट में, तो उसकी एक बड़ी वजह डॉलर इंडेक्स की मजबूती है। चूंकि दुनिया के बाजारों में अफरा तफरी मची, बहुत सारे देशों ने डॉलर सिक्योरिटीज़ में अपना निवेश करना शुरू कर दिया। यूरोप भी इस तूफान में फंस गया। यूरोप के बैंकर्स भी, यूरोप के निवेशक भी डॉलर सिक्योरिटीज़ में अपना निवेश करने लगे और इसके साथ ही दुनिया में मुद्रा संकट की मुनादी हो गई। इस साल अब तक जब आप दिवाली की तरफ, त्यौहार की तरफ जा रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, तब तक दुनिया भर के विदेशी मुद्रा भंडारों से $1 खरब इस साल जनवरी के बाद $1 ट्रिलियन निकल चुके हैं। 2003 के बाद पहली बार इतना बड़ा पैसा, इतना महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा भंडार दुनिया के देशों ने अपनी मुद्राओं को डूबने से बचाने के लिए खर्च किया है, उनके भंडार से निकल चुका है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार से करीब $110 अरब निकल चुके हैं। $1 82 के पार है। 83, 84 और 85 के नए लेवल हमको मिल रहे हैं। श्रीलंका डूब गया इस तूफान में। पहली कुर्बानी श्रीलंका की हुई। बांग्लादेश हाँफ रहा है और दुनिया के बहुत सारे देश IMF की दहलीज पर हैं। ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से ड्रॉडाउन का चार्ट है जो ब्लूमबर्ग के सोर्स से आया है। इसे आप ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा कि कितनी तेजी से युद्ध के बाद दुनिया के विदेशी मुद्रा भंडार घटना शुरू हुए। IMF की रिपोर्ट बता रही है, शुभम, की दुनिया की करीब 1/4 उभरती अर्थव्यवस्थाएं, इमर्जिंग इकोनॉमीज, छोटी और बड़ी, अपने बॉन्ड में डिफॉल्ट कर चुकी हैं। ऑलरेडी उनके बॉन्ड्स पेमेंट डिफॉल्ट हो चुके हैं। उन्होंने अपने लेंडर्स से उन डिफॉल्ट्स को रिस्ट्रक्चर करने की बातचीत शुरू कर दी है और वो बात कर रहे हैं कि उनका कर्ज रिस्ट्रक्चर किया जाए। या कुछ ऐसी हैं जो बिल्कुल डिफॉल्ट के करीब खड़ी, उनके लेंडर्स उनको देख रहे हैं और उनके ऊपर सख्त शर्तें लगा रहे हैं। IMF की रिपोर्ट स्पष्ट रूप से कहती है कि कम आय वाले 60% से ज़्यादा दुनिया के देश अब भयानक डेट ट्रैप की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां उन्होंने जो कर्ज ले रखा है, चाहे विदेशी बाजार से चाहे घरेलू बाजार से, उसे उबारना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि उसकी वजह यही नहीं है कि जो विदेश से कर्ज ले रहे हैं वही डूब रहे हैं, जिन्होंने देश के भीतर भी कर्ज लिया उनके यहाँ ब्याज दरें इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं कि उनकी सरकारों के रेवेन्यूज इतने नहीं होंगे कि वो उस कर्ज को आसानी से चुका पाएँ। सनद रहे कि पुराना इतिहास बताता है कि इस तरीके की संकट जब भी आते हैं तो वो किसी मुद्रा संकट के साथ खत्म होते हैं। कहीं ना कहीं करेंसी क्राइसिस आएगी दुनिया में, ऐसा माना जा रहा है। वो कब आएगी, किस लेवल तक आएगी, ये पता नहीं है। कुछ लोग इसे एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको कि म्यूजिक में इस्तेमाल किया जाता है, इसको करेंसी क्रेसेंडो कहते हैं, जिसमें धीमे धीमे ध्वनि बढ़ती है। तो वो ध्वनि धीमे धीमे बढ़ती जा रही, क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार तो सीमित है। आपको विदेशी मुद्रा भंडारों में बढ़ोतरी एक सीमा से अधिक नहीं की जा सकती। तो ये वो पहला चक्रवात है जिस चक्रवात में ये टूटी नैया में बैठे लोग इसे पार करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जिसकी जितनी क्षमता है, जिसके पास जितना विदेशी मुद्रा भंडार है वो उतना ही सुरक्षित है, और जिसके पास जितना विदेशी मुद्रा भंडार घट रहा है वो उतना ही असुरक्षित है। दुनिया में सुरक्षा और सुरक्षा का पैमाना इस युद्धजन्य आपदा में अब ये जापान के पास बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार था तो अभी वो सुरक्षित माना जा रहा है, लेकिन बांग्लादेश के पास नहीं था, श्रीलंका के पास नहीं था, तो वो उसे अब थोड़ी थोड़ी ज़रूरतों के लिए, पाकिस्तान के पास नहीं था तो उसे थोड़ी थोड़ी ज़रूरतों के लिए IMF के सामने जाना पड़ा। हमारा भी विदेशी मुद्रा भंडार रिस रहा है। $110 अरब हम पिछले एक साल में निकाल चुके हैं। 500 सवा 500 अरब बचे हैं और ये संकट जितनी जल्दी टल जाए उतना अच्छा है। अब दूसरा बड़ा खतरा सर आप बता रहे हैं रोटी का। ऐसे अनुमान कम नहीं है जो बड़े खाद्य संकट हमारे सामने है या थोड़े ही दूर हैं, ऐसा बता रहे हो। कितना बड़ा संकट है ये रोटी का? दूसरा तूफान रोटी का या खाने का संकट है। विदेशी मुद्रा तो चलिए हो सकता है आपको थोड़ी सी नीतिगत एकेडमिक चर्चा लगे। दुनिया की 3 एजेंसियों ने पिछले 1 महीने के भीतर दुनिया की सारी प्रमुख सरकारों को अलग अलग तरीके से, जिस भी चैनल से वो सूचना भेजती हैं, ये 3 एजेंसियां विश्व बैंक, IMF और UNCTAD है जो यूएनओ का ऑर्गेनाइजेशन है, उसने सरकारों को ये बता दिया है कि ये युद्ध
बीते कई दशकों का सबसे भयानक खाद्य संकट लेके आपके दरवाजे पर खड़ा हुआ है। सबसे ज़बरदस्त फूड क्राइसिस लेकर आपके सामने आया है। हमें पता है कि रूस और यूक्रेन दुनिया का 25% गेहूं और 15% मक्का आपूर्ति करते हैं। अंकटाड की ताज़ी रिपोर्ट आई युद्ध के असर का आकलन करते हुए, जो ये बताती है कि जो FAO जो फूड ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड का, जो दुनिया में खाद्य की कीमतों की मॉनिटरिंग करता है और ये समझने की कोशिश करता है कि कीमतें बढ़ने के कारण किस देश पर कितना असर पड़ेगा, उसका जो खाद्य कीमत सूचकांक है वो रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, आज भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। उर्वरक और उर्वरक के कच्चे माल यानी फर्टिलाइजर और फर्टिलाइजर के रॉ मटेरियल की प्राइसेस 2020 की तुलना में डबल हो गई हैं, ये अंकटाड ने अपनी रिपोर्ट में पाया। शिपिंग के किराए प्री कोविड लेवल से 3 टाइम्स बढ़ चुके हैं, 3 गुने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। यानी अगर आपको गेहूं यूक्रेन से मिल भी जाए तो उसे लाना 3 गुना महंगा हो गया है केवल शिपिंग के चार्जेस के कारण। जो देश जिनकी देशों की मुद्राएं कमज़ोर हैं, उनके लिए अनाज का आयात, जो पूरी तरह आयात पर निर्भर हैं, क्योंकि जिनके पास खाद्य भंडार नहीं है, उनके लिए उनकी कमज़ोर मुद्राएं उनके इंपोर्ट को और ज़्यादा महंगा कर रही, और जिनके पास अनाज भंडार हैं वो अपना निर्यात बंद कर रहे हैं। हमने देखा कि साउथ ईस्ट एशिया के देशों ने खाद्य तेल का निर्यात पूरी तरह रोक दिया, और कैसे भारत या बाकी दुनिया के देशों में तबाही मची है। भारत को अपना निर्यात रोकना पड़ रहा है। भारत ने अपना गेहूं का निर्यात रोका, चावल के ब्रोकन राइस के निर्यात पर रोक लगाया। भारत में अगर अनाज की कमी नहीं है तो महंगाई है। गेहूं की कीमतों में हम रिकॉर्ड बढ़ोतरी देख रहे हैं। अगर आप MSP से गेहूं की बाजार की कीमत की तुलना करें जो MSP पिछली बार रबी का था तो 25% से ज़्यादा ऊपर दिखाई दे रहा है। यूएनओ की रिपोर्ट बताती है कि 2022 और 23 में 41 देशों में से करीब 17 से 18 करोड़ लोग खाद्य संकट में होंगे। दुनिया के 41 देशों में अभी की जो परिस्थिति 2022-23 की, उसमें 17 से 18 करोड़ लोगों के पास भूख का संकट होगा, जबकि 2 करोड़ लोग माल न्यूट्रिशन या कुपोषण का शिकार होंगे। अब युद्ध के समर्थन में तमाम तर्क देने वाले लोगों को ये पता चले कि अंकटाड ने अपनी रिपोर्ट में काफ़ी क्लियरली साफ साफ ये लिखा है कि अगर युद्ध तत्काल नहीं रुकता, इसे तत्काल नहीं रोका जा सकता, तो अनाज और उर्वरकों की कीमतें अगले कई महीने तक नीचे नहीं जाएंगी, और फसलों का जो अगला मौसम पूरी दुनिया में आ रहा है, जो नेक्स्ट क्रॉपिंग साइकिल है, उसके बाद ये खाद्य संकट कैटास्ट्रॉफी में, विभीषिका में बदल जाएगा। क्योंकि इस फर्टिलाइजर की क्राइसिस के साथ, इस फर्टिलाइजर की कीमत के साथ जो उत्पादन बाजार में हो रहा है, जहां भी जिस कीमत तक हो रहा है, उसमें जुड़ने वाली लागत बाजार में गेहूं, चावल, मक्का और बहुत सारी चीज़ों की कीमतें स्थायी रूप से बढ़ाएगी, और इसका बड़ा असर पूरी दुनिया की एक ऐसी आबादी पर पड़ेगा जिसके लिए फूड ही अफोर्ड कर पाना सबसे मुश्किल काम। इसमें हम आगे आएंगे। सर, अब बात तीसरे चक्रवात की। आपने कहा कि जो तीसरा चक्रवात है वो चक्रवात ऐसा है जिससे हम और आप भी तच रहे हैं, तप रहे हैं। महंगाई का ये चक्रवात पूरी दुनिया के लिए कितना बड़ा है? ये युद्ध का सबसे भयानक फलित है, और युद्धों का इतिहास में भी युद्धों का सबसे भयानक फलित महंगाई ही होता है। अगर आप दुनिया में युद्धों का इतिहास देखें, चाहे वो इस सदी में हो या पिछली सदी में हो या उससे पहले की सदियों में हो, युद्ध से महंगाई आती है। जो ताज़े आंकड़े हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से मिल रहे हैं, जो दुनिया में लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग का आकलन करती हैं, 21वीं सदी में पहली बार लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग में इतनी बड़ी बढ़ोतरी देखी गई है। पूरी दुनिया के किसी भी देश में आप चले जाइए, और इस मामले में पूरी दुनिया, मैं फिर कह रहा हूँ, एक ही नाव में सवार है। कॉस्ट ऑफ लिविंग आपकी अपनी कमाई के आधार पर तय होती है। अमेरिका में रहने वाले लोगों की इनकम के आधार पर उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग है, भारत में रहने वाले लोगों के साथ उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग है, दिल्ली में रहने वाले व्यक्ति की अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग है, बस्तर में रहने वाले व्यक्ति की अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग है। लेकिन अगर आप बस्तर में हो या दिल्ली में हो या न्यूयॉर्क में हो या सिडनी में हो, पूरी दुनिया में हर आय वर्ग में, हर देश के अंदर कॉस्ट ऑफ लिविंग में, जिंदगी जीने की लागत में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। और यह बढ़ोतरी एक साथ पूरी दुनिया में पहली बार देखी। कोई दुनिया का ऐसा देश नहीं है जहां इन्फ्लेशन उनके कंट्रोल लेवल से नीचे हो, जो उनके अपने सहनीय स्तर या टॉलरेंस लेवल है उनसे नीचे हो। और वो भी खासतौर से उस वक्त ये जिंदगी जीने की लागत बढ़ रही है जब लोगों के पास संसाधन बहुत सीमित हैं। कोविड के दौरान यूरोप और अमेरिका जैसी स्थिति सब जगह नहीं थी, जहां लोगों के हाथ में पैसे दिए गए हैं। दुनिया के अधिकांश देशों में जहां लॉकडाउन हुए, वहां नौकरियां गई, रोजगार खत्म हुए, आय नहीं बढ़ी, और उस बीच महंगाई वापस लौट आई।
जो आंकड़े में भीतर से मिल रहे हैं उसके हिसाब से शुभम ऐसा पता चल रहा है कि ये जो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ाना है, इसमें ज़्यादा बड़ी कीमत ऊर्जा की है, एनर्जी प्राइसेस की है, फूड की उतनी बड़ी कीमत नहीं है। आंकड़े में बताते हैं कि 2019 में विश्व में अनाज का कारोबार करीब 115 बिलियन डॉलर के आसपास था, ट्रेड था, जबकि कच्चे तेल का जो टोटल एक्सपोर्ट था वो 986 बिलियन डॉलर और गैस का टोटल एक्सपोर्ट 300 बिलियन डॉलर के आसपास था। यानी अगर आप मान के देखें तो 3 गुना और 4 गुना बड़ा ट्रेड एनर्जी का है दुनिया में फूड से, क्योंकि फूड में बहुत सारे लोकली प्रोड्यूस्ड फूड का हम इस्तेमाल करते हैं। तो फूड ने महंगाई को बढ़ाने में, कॉस्ट को बढ़ाने में उतना असर नहीं किया जितना एनर्जी ने किया। इन दोनों की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं, गैस और तेल की कीमतों पर जितनी चर्चा हो रही है सबके सामने है, और मंदी की धमक आने के बाद भी इनकी कीमतों में हमें कमी नहीं दिखाई दे रही, थोड़ी बहुत नीचे जाती है। फिर भी दुनिया में कच्चे तेल की कीमत किसी भी देश के सहनीय स्तर से, अमेरिका के भी सहनीय स्तर से, जहां पर, और दुनिया के ऐसे देश जहां पर प्रति व्यक्ति आय का स्तर भारत से कई गुना ज्यादा है, भारत में कई पीढ़ियों पीछे है प्रति व्यक्ति आय में, उन देशों के भी सहनीय स्तर से ज्यादा महंगा कच्चा तेल है इस समय। कच्चे तेल की कीमतें एनर्जी की प्राइसेस है। विश्व बैंक ने इसीलिए माना है कि एनर्जी प्राइसेस बढ़ने के कारण दुनिया की इनकम में 1% के आसपास, 0.7% के आसपास की कमी केवल एनर्जी की कीमत बढ़ने के कारण होगी। और इसमें सबसे बुरी हालत छोटी और मझोली अर्थव्यवस्थाओं की, हम चार्ट फिर दोबारा देखेंगे इसको, उन देशों की है जो या तो अनाज के इंपोर्ट पर निर्भर हैं, यानी अफ्रीका जैसे देश जिन्हें रूस का अनाज ब्लैक सी के जरिए मिलता था, या भारत जैसे देश जो ऊर्जा के आयात पर निर्भर हैं, या तो फूड के इंपोर्ट पर निर्भर हैं या ऊर्जा के आयात पर निर्भर हैं। और ये अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा, अपनी आय का बहुत बड़ा हिस्सा इन देशों के लोग या तो अनाज की कीमतें बढ़ने के कारण गंवाएंगे या एनर्जी की कीमत बढ़ने के कारण गंवाएंगे। थाईलैंड, विश्व बैंक का आकलन है कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं में थाईलैंड की इनकम करीब करीब, जो उदाहरण के तौर पर है, तब में टर्की की राष्ट्रीय आय करीब करीब 1% कम होगी, थाईलैंड की 0.9% कम होगी और भारत की राष्ट्रीय आय में 0.6% की कमी आएगी। ये बात युद्ध के असर के कारण, ऊर्जा और खाद्य की कीमतों के कारण होगा। ये तीनों चक्रवात हमने समझ लिए, विदेशी मुद्रा भंडार का चार्ट को हम दोबारा देख सकते हैं। इस चार्ट से हमें ये समझ में आता है कि वही सारी अर्थव्यवस्थाएं, जिन अर्थव्यवस्थाओं में अनाज की भी कीमतें बढ़ी हुई हैं और ऊर्जा की भी कीमतें बढ़ी हुई हैं, वो इस युद्ध से सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाली समस्या है। हमें ये चर्चा में महसूस होता था कि सबसे ज्यादा नुकसान प्रति व्यक्ति आय में या इनकम में शुभम अमीर अर्थव्यवस्थाओं का हो रहा है। पर देखिए, जर्मनी में 3 ही 4 महीने कीमतें बढ़ी, उसके बाद सरकार ने सब्सिडी दे दी। बिल्कुल। ब्रिटेन की सरकार ने घाटे का भी बोझ उठा लिया, लेकिन उसने अपने यहाँ बिजली बिलों को कम करने के लिए सब्सिडी दे दी। इन देशों के बजटों के पास तो ये भी संसाधन नहीं कि वो अनाज को सस्ता करा सके या एनर्जी की कॉस्ट को कम कर सके। बिल्कुल। तो रोटी का, महंगाई का और विदेशी मुद्रा भंडार, यानी डॉलर कह लीजिए मोटे तौर पे, ये 3 संकट हैं इस समुद्र में जो सामने खड़े हैं, संकट बन के, तूफान बन के, चक्रवात बन के। सर, माना जाए इस पूरी चर्चा का विश्लेषण अगर निचोड़ा जाए तो यह है कि चाहे देश छोटा हो या बड़ा हो, इन तीनों में से किसी ना किसी संकट से हर देश जूझ रहा है। हाँ, और इसके युद्ध के कई सारे दूरगामी असर हैं जिन पर हम कभी फिर चर्चा करेंगे कि इस युद्ध से निकल से बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस दुनिया में आए हैं, करेंसी के बाजार में, ट्रेड के बाजार में, जिन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे भी। तो तात्कालिक तौर पर युद्ध की चर्चा आई है। तो ये तीनों जो संकट जो शुभम ने आपको बताया कि या तो मुद्रा या फाइनेंशियल क्राइसिस है, या फूड क्राइसिस है, या एनर्जी क्राइसिस। ये 3 क्राइसिस एक साथ आपके सामने खड़ी हैं। मुद्राएं टूट रही हैं, खाद्य की कीमतें बढ़ रही हैं और गैस, पेट्रोल, डीजल ये सब महंगे हो रहे हैं। कोई भी देश हो, चाहे वो अमीर या गरीब, इसमें से किसी न किसी तूफान की चपेट में है। यूनाइटेड नेशंस का ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप है, वो हमेशा संकटों के बारे में जानकारी देता है। उसका मानना यह है कि दुनिया के 94 देशों में रहने वाले 1.6 अरब लोग इस युद्धजन्य आपदा के किसी न किसी एक हिस्से से जरूर प्रभावित हैं। या तो उनकी कमजोर करेंसी मार रही है, या उनको अनाज की कीमतें मार रही हैं, या उनको एनर्जी के प्राइसेस मार रहे हैं। और इसमें अमेरिका भी शामिल है। अमेरिका को एनर्जी की प्राइसेस मांग रही है। अगर अनाज की कीमतें नहीं का असर नहीं हो रहा है तो दुनिया में 1.6 अरब लोग 94 देशों के किसी न किसी इस संकट के, इस तूफान के किसी न किसी हिस्से का सामना कर रहे हैं। जबकि 1.2 अरब लोग, इसमें से 1.6 में से 1.2 अरब लोग तीनों के तूफान में फंसे। 2 तिहाई लोग, तो 2 तिहाई लोगों को ये उस पटरे पे बैठे हैं जिसको तीनों तूफान घेरे हुए हैं, जहां करेंसी भी वीक है, टूट रही है, जहां पर ऊर्जा की कीमतें भी बढ़ रही हैं और जहां खाद्य की कीमतें भी बढ़ रही हैं। अब फिर भी हो सकता है बहुत तर्क हो हमारे पास रूस यूक्रेन के युद्ध को या युद्ध को सही ठहराने के,
लेकिन जॉन स्टेनबैक ने लिखा था इस बात को कि युद्ध केवल ये सिद्ध करते हैं दुनिया में कि मनुष्य अपनी सोचने की क्षमता खो चुका है। जब उसकी सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है तब वो युद्ध के स्तर में जाता है। और आज हम जिस स्थिति में हैं वहाँ ये पूरी मंदी, अगर ये मंदी 100 है तो इस मंदी का 70% 80% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ फरवरी के बाद पैदा हुआ है जिस दिन से युद्ध शुरू हुआ है। और हम ये सोचें कि युद्ध कब खत्म होगा ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि नेताओं को, राजनेताओं को, तानाशाहों को समझाना बहुत मुश्किल होता है, उनके समझ में आना मुश्किल होता है। लेकिन ये युद्ध जब तक खत्म भी होगा, अगर ये कल भी खत्म हो जाए या परसों भी खत्म हो जाए, और हो जाना चाहिए, तब भी जो इसके असर दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर हैं उसको ठीक होते होते 24 से 36 महीने लग जाएंगे। क्योंकि पुराने युद्धों का इतिहास हमें बताता है कि एक बड़ा युद्ध उसके बाद और कई अर्थव्यवस्थाओं को कम से कम 5 से 7 साल के लिए ऐसी स्थिति में छोड़ जाता है जहां से उन्हें वापसी करने में मुश्किल होगी। तो ये था युद्ध का वो रिपोर्ट कार्ड जो आपको आमतौर पर युद्ध की चर्चाओं के बीच से झांकता नहीं दिखता। और मंदी की वजह यहाँ छिपी हुई है। मंदी की वजह वहाँ नहीं है जिसे हम आमतौर पर समझते हैं कि मंदी आर्थिक कारणों से आई। ये मंदी विशुद्ध रूप से सामरिक और युद्ध कारणों से हमारे सामने खड़ी है। बिल्कुल। और अंशुमान जी अंत में लिख रहे हैं कि उपन्यासकार जॉन स्टेनबैक ने बताया था कि युद्ध केवल यह सिद्ध करते हैं कि मनुष्य अपने सोचने की क्षमता खो चुका है। यहाँ पर आकर ये अपनी बात को, ये इकोनॉमिकम को, अर्थात को अंशुमान जी ने विराम दिया है। सर अब बारी सवाल जवाब की। इस बार के सवाल सर बड़ा खास है, काफ़ी लंबा सवाल है। कीर्ति गुप्ता जी हैं, वो ये पूछना चाहती हैं आपसे कि इन्फ्लेशन, करेंसी, कमोडिटी, बैंक के इंटरेस्ट रेट, रेपो, रिवर्स रेपो, स्टॉक, गोल्ड और सिल्वर, ये आपस में जुड़े कैसे हैं? और रिसेशन की न्यूज़ वो कहने की एक र्यूमर है, एक बातचीत है जो सब तरफ तैर रही है। आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। इस पे तो मुझे लगता है कि अगर इनका सबके संदर्भ और सबके कनेक्ट बताएंगे तो हमें अलग से एक इकोनॉमिकम में चर्चा करनी पड़ेगी। पर अर्थव्यवस्था शरीर की तरह है। अर्थव्यवस्था में अगर आपके पैर के अंगूठे का नाखून भी टूट जाए तो आपके को जो तकलीफ है वो पूरे शरीर में महसूस होती। स्वर आपके मुंह से दर्द का आपके होठों से निकलता है। इकोनॉमी हमेशा हेल्थ के साथ ही कोरिलेट की जाती है। हेल्थ में जैसे कोई भी चीज़ आपके शरीर में एक सीमा से अधिक हो या एक सीमा से कम हो, दोनों परिस्थितियों में नुकसानदेह होती, वैसे ही इकोनॉमी पूरी फाइन बैलेंस का नाम है। और ये सारी चीज़ें जिनको आपने बताया, स्टॉक मार्केट, गोल्ड, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से बहुत डीपली कनेक्टेड हैं। इसका एक उदाहरण हम आपको दें, जैसे कि मंदी आती है तो सोना मजबूत होता है, लेकिन इस बार मंदी आने में ठिठक रही है, सोना कमजोर होने से, ऊपर बढ़ने से ठिठक रहा है। तो कोई भी चीज़ दुनिया में, इकोनॉमी में स्टैंड अलोन अलग से नहीं देखी जा सकती। अर्थव्यवस्था में कोई भी क्षेत्र, जैसे खराब से खराब परिस्थितियों में भी उन कंपनियों के स्टॉक्स हमेशा अच्छा करते हैं जिनका की बाजार में मोनोपोली है। आप कहेंगे, लेकिन ये सच्चा वास्तविकता है, सच्चाई है। जिस समय भारत में लोग कोविड से मर रहे थे उस समय भी इंडिया के स्टॉक मार्केट में हमें तेजी दिखाई दे रही थी। तो ये आपस में सारा कनेक्टेड है। मंदी को लेकर कोई र्यूमर नहीं है। मंदी की वास्तविकताएं अलग अलग देश अलग अलग तरीके से स्वीकार कर रहे हैं। दुनिया में जो भी मंदी की भविष्यवाणी करने वाले अधिकृत प्रवक्ता हैं, दुनिया की एजेंसियां जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं का करीब से आकलन करती हैं, उन्होंने मंदी की भविष्यवाणियां कर दी हैं। यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं मंदी की तरफ जा चुकी हैं। अमेरिका में मंदी लाने की कोशिश शुरू हो चुकी है पर नहीं आ पा रही है। भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाओं में मंदी नहीं, लेकिन बहुत गहरा स्लो डाउन आएगा, जिसके लिए एक नया शब्द आया था जिस पर हमने चर्चा की थी, जिसे हम ग्रोथ रिसेशन कहते हैं। यानी वो रिसेशन तो हो, ग्रोथ तो होगी, लेकिन रिसेशन के साथ होने वाली ग्रोथ होगी। भारत में मंदी फिलहाल नहीं आती, क्योंकि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में अगर आर्थिक विकास दर में भी तेज गिरावट आती तो उसका असर लोगों की इनकम पर दिखाई देता है। तो अगर आर्थिक परिदृश्य के दृष्टि से देखें तो मंदी की संभावनाएं पूरी तरह स्थापित भी हो चुकी और उसके कदम पड़ना शुरू हो गए। अगले 2-3 महीनों में आपको और स्पष्ट ढंग से इसके आंकड़े सामने आते दिखाई देंगे। विष्णु जी का एक सवाल और है सर, बीएसएनएल टेलीकॉम सेक्टर में जियो और एयरटेल की मजबूत ड्यूओपोली से मुकाबला करने में विफल रहा है। आपको वो कहते हैं कि आपको लगता है कि सरकार को बीएसएनएल का डिसइन्वेस्टमेंट पे विचार करना चाहिए? कोई खरीदने के लिए तैयार हो तब सरकार बीएसएनएल को बेचेगी। इतनी बड़ी डिसइन्वेस्टमेंट की पाइपलाइन सरकार के पास उपलब्ध है, अभी तो उसे आईडीबीआई बैंक को बेचने में मुश्किल हो रही है। बीएसएनएल को पिछली बार पैकेज भी दिए गए, बीएसएनएल की कुछ संपत्ति को बेचने की भी कोशिश की गई, उसके ग्राहक नहीं मिले। टेलीकॉम सेक्टर में जिस तरीके की परिस्थिति है उसमें बीएसएनएल का डिसइन्वेस्टमेंट आसान नहीं होने वाला, खासतौर से जब हम एक ऐसे मार्केट की तरफ बढ़ रहे हैं जहां अगले 6 महीने और साल भर तक बाजार में डिस्ट्रेस की स्थिति रहने वाली है। लेकिन हाँ, बीएसएनएल का इस्तेमाल सरकार कम से कम थोड़ा निवेश करके प्रतिस्पर्धा को संतुलित करने के लिए तो कर ही सकती है। चलिए सर, अब बात इनकम की। सर
इनकम की बात में त्योहार से ठीक पहले क्या सीख है, क्या नुस्खा है, क्या पर्चा है? इनकम से पहले, क्योंकि दिवाली सामने है और आमतौर पर दिवाली पे भारत की परंपरा के हिसाब से लोग बहुमूल्य धातुओं का और सोने चांदी की खरीद करते हैं। तो इस बार मनी9 के ऐप पर आप देखिए गोल्ड सेंट्रल। सोने से जुड़े आपके दिमाग में जितने सवाल इस त्यौहार से पहले आ रहे हैं, सोने में इतनी गिरावट क्यों है, भारत में तो त्योहारों से पहले सोना चमकता है, मंदी में इतनी गिरावट क्यों है, मंदी में भी सोना चमकता है, भारत में सोने की मांग को आखिर हुआ क्या है, कहाँ चली गई सोने की मांग, दुनिया भर के बैंक भी सोना खरीद रहे हैं, भारत का रिजर्व बैंक भी सोना खरीद रहा है, फिर भी सोने की कीमतें क्यों घट रही, क्यों पश्चिम के देशों के लोग सोने में कम निवेश कर रहे हैं और वो एशिया की तरफ आ रहा है, पर एशिया में भी उसकी कीमतें बढ़ती नहीं दिख रही। त्योहार से पहले गोल्ड सेंट्रल का एक खास एपिसोड आप जरूर देखिए। सोने को लेकर आपके दिमाग में जितने सवाल होंगे उनका जवाब यहां मिलेगा और आपको दिशा मिलेगी कि त्योहारों पर सोने की खरीद कैसे करनी चाहिए, करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और कब तक आपके पास रखा हुआ सोना उस स्तर तक पहुंचेगा जहां आपको पिछली कीमत के मुकाबले फायदा मिल सके। तो इस त्योहार दीपावली पर गोल्ड सेंट्रल का स्पेशल एपिसोड आपके लिए मनी सेंट्रल के मनी9 के ऐप पर। सर, अब किस्सों के सिक्के से पर्दा हटाइए, क्या कहानी, क्या किस्सा, क्या इतिहास वहां पर है? बात तो सोने की ही है और हम त्योहार से पहले गोल्ड सेंट्रल की चर्चा हमने की। किस्सों के सिक्के में इस बार हम आपको बताएंगे दुनिया के सोने के कारोबार का एक बड़ा दिलचस्प किस्सा, कैसे दुनिया की सबसे बड़ी वॉल्ट जो लंदन में है और जहां से सोने की टर्मिनल डिलीवरी होती वो बनी कैसे, दुनिया के एक बड़े अमीर व्यापारी ने कैसे ब्रिटेन की उस समय की सरकार को नेपोलियन से युद्ध लड़ने के लिए मदद की और उसके बाद सोने का कारोबार स्थापित करने की जिम्मेदारी उनको दी गई, कैसे बना ब्रिटेन का बुलियन मार्केट एक्सचेंज, उस वॉल्ट में क्या है और क्यों दुनिया के लोग अंततः सोने की डिलीवरी के लिए सिर्फ उसी बाजार पर भरोसा करते हैं। एक बेहद दिलचस्प किस्सा जिसमें कि बैंक ऑफ इंग्लैंड की एक बड़ी भूमिका रही है। इस बार देखिए कि वो जो सोने का ट्रेड दुनिया में, ओपन ट्रेड और कीमतें कैसे शुरू होती हैं, इसकी कहानी में और किस्सों के सिक्के में जानेंगे। चलिए, तो उम्मीद है पूरा इकोनॉमिकम आपको पसंद आया होगा। इस बार के अर्थात की चर्चा हो, इनकम की बात हो या किस्सों के सिक्के से आपको इतिहास की कहानी पता चली हो, सब कुछ आपको बेहद पसंद आया होगा। आप अपने सवाल, अपने सुझाव बिल्कुल भेजना देना ना भूलिए, हम इसमें और सुधार करते रहेंगे। सर, चलते चलते एक वेब सीरीज और बता दीजिए, कौन सी देखी जाए? वेब सीरीज का एक दिलचस्प किस्सा इस समय अक्टूबर के महीने में जो लोग जेम्स बॉन्ड की मूवीज़ पसंद करते हैं, दुनिया में बहुत सारे लोग जेम्स बॉन्ड की मूवीज़ पसंद करते हैं, अपने आप में जेम्स बॉन्ड की फ्रेंचाइजी दुनिया के सबसे मशहूर मूवी फ्रेंचाइजीज में अक्टूबर के महीने में जेम्स बॉन्ड की मूवीज़ को 60 साल पूरे हुए और मूवीज़ को लेकर एक नई बहस शुरू हुई, क्योंकि इयान फ्लेमिंग ने जितने नॉवेल्स लिखे थे उनका सबका इस्तेमाल अब जेम्स बॉन्ड की मूवीज़ बनाने के लिए हो चुका है। इसके साथ जो जेम्स बॉन्ड के कैरेक्टर थे जिन्होंने जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाई थी वो भी रिटायर हो रहे थे और नए लोगों पर नाम चल रहा था। इस बीच जेम्स बॉन्ड को लेकर अब नई डिबेट शुरू हुई है कि जेम्स बॉन्ड कौन बनेगा, जेम्स बॉन्ड की नई कहानी कैसे होगी। अगर आप इसको समझना चाहते हैं और फिल्मों के पीछे जाना चाहते हैं तो अमेज़न प्राइम पर एक बहुत दिलचस्प छोटी सी डॉक्यूमेंट्री है जिस डॉक्यूमेंट्री का नाम है साउंड ऑफ 007 या साउंड ऑफ 007। ये डॉक्यूमेंट्री जेम्स बॉन्ड फिल्मों के म्यूजिक की कहानी बताती है और इस म्यूजिक में भारत का एक हिस्सा भी है। स्पॉइलर हम नहीं देंगे, लेकिन यदि आप जेम्स बॉन्ड की फिल्म और उनकी म्यूजिक्स और उनके सॉन्ग्स और लिरिक्स पूरी दुनिया में काफ़ी मशहूर हैं, खासतौर से जेम्स बॉन्ड का जो सेटअप म्यूजिक है जिसको पूरी दुनिया में लोग याद करते हैं, आंख बंद करके भी मानते हैं कि जेम्स बॉन्ड मूवी का म्यूजिक आ रहा, वो निकला कहाँ से, किसने उसे बनाया, भारत का उसमें क्या रोल था, इसे जानने के लिए अगर आप देखना चाहें और आपके पास समय हो तो आप अमेज़न प्राइम पर साउंड ऑफ 007 जरूर देखें। लीजिए, तो इस बार की तो वेब सीरीज में भी किस्सों का सिक्का निकल आया, वहाँ भी इतिहास है। चलिए, तो फिलहाल दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते रविवार को सुबह 11:15 बजे फिर आएंगे मैं और अंशुमान जी आपके लिए, अर्थात की इकोनॉमिकम की नई किस्त लेकर। नमस्कार।